So let us start. लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बहुत ही बेसिक पढ़ा था, आज हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताऊंगा। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिटेल है वो आपको फिजिक्स के जो फर्स्ट पार्ट है उसके लास्ट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इसलिए बताऊंगा क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में चलेंगे। सो लेट अस जो हमारा कंसर्न है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है। आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The branch of physics नोट्स आप साथ में बनाते जाइए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और बहुत जरूरी नोट्स हैं। ये जो नोट्स हैं आपको अपनी बोर्ड लेवल से लेके नीट और जेई लेवल तक पूरा कवर करेंगे, तो नोट्स आप प्रॉपर्ली बनाते जाइए ताकि थ्योरेटिकल कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो आपसे छूट जाए। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में समस्या आती इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी कमजोर होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बना के करिए तो आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the branch of physics which deals with the behavior of light, the behavior of light and other electromagnetic waves is called optics. तो ये अपनी ऑप्टिक्स की डेफिनेशन होगी। ऑप्टिक्स हम किसको कहते हैं? जिसमें हम लाइट के बिहेवियर यानी उसके व्यवहार, लाइट के साथ साथ अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि लाइट का जो बिहेवियर होगा अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी कोई बिहेवियर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली लाइट के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को अपन ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ranging from lambda is equal to 4000 angstrom to 750 angstrom is called light. So basically which gives our eyes sensation of vision, ठीक है। तो इस लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक बिखरा हुआ है। और ये लाइट का यही पोर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यही पोर्शन हमारी आई में जब आता है तो हमारी लाइट को विजिबिलिटी पे सेंसेशन देता है। तो ऑप्टिक्स में हम इसी की बात करते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर। लिख लिया ये वाला?
मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है, द ऑप्टिक्स डील्स विद, ऑप्टिक्स डील्स विद टू प्रॉब्लम्स। ऑप्टिक्स में हम लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को देखते हैं? अबाउट लाइट, टू प्रॉब्लम्स अबाउट लाइट। पहली चीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? जो दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ डज इट बिहेव्स under various circumstances, under various circumstances, that is experiments। तो बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं, जो ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में क्या देखना चाहते हैं? एक तो ये देखना चाहते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि लाइट का ड्वेल नेचर है। पहले वेव थ्योरी आई, फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी आई, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जिसने ड्वेल नेचर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम पढ़ते हैं कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है। तो साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए थे कि लाइट का नेचर क्या होता है, वो पार्टिकल है या वेव। बाद में पता चला कि वो दोनों ही है, पार्टिकल और वेव। तो पहली तो ये कंसर्न होता है लाइट का। थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी चलेंगे हम थोड़ा सा। तो पहला तो आप लाइट के क्या हम जानना चाहते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। और दूसरा ये है कि लाइट को अगर हम एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं वेरियस, लाइट मिरर से टकराता है तो क्या होता है, लाइट लेंस से टकराता है तो क्या होता है, लाइट आयरन से टकराएगा तो क्या होगा, इस तरह की स्टडी हम करते हैं। ओके, सो एम आई क्लियर? अब हम चलते हैं धीरे से आगे। कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे चलें, लिख लिया सारा? ओके, चलिए। तो जो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है? थोड़ा सा यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलेंगे हम लोग। पहले थोड़ी थियोरेटिकल चीज देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, द डिस्कशन अबाउट लाइट इज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉन्ट्रोवर्शियल। जो लाइट का जो डिस्कशन था, लाइट क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। ये जो डिस्कशन था कि लाइट क्या होता है, पार्टिकल होता है, वेव होता है, तो ये बहुत पुराना एक लॉन्ग डिस्कशन है। कुछ लोगों का कहना था, जैसे सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने सबसे पहले ये बोला, सबसे पहले क्या आया, न्यूटन। न्यूटन का कहना था कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो पार्टिकल, जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो वो छोटे पार्टिकल एमिट करते हैं, ठीक है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को एमिट करता है। और इसने समझाया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसने क्या क्या समझा दिया, इसने रिफ्लेक्शन को समझा दिया, लाइट के रिफ्रैक्शन को समझा दिया, ये सारी चीजें से समझा दी। लेकिन उसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जैसे इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस अभी 12th में पढ़ने वाले हो आप, अभी पढ़ोगे इसके बाद। इंटरफियरेंस का मतलब होता है दो वेव का मिलना। दो वेव के मिलने को न्यूटन नहीं समझा पाया। एक और एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन को भी न्यूटन नहीं समझा पाया। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट जब चलती है ऐसी, तो यहाँ से टकराएगी तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक रहेगी और यहाँ पूरा अंधेरा रहेगा, लाइट थोड़ी सी बेंड होती है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि बाहर कमरे में लाइट जल रही है तो बाहर केवल कमरे के दरवाजे तक लाइट नहीं होती, थोड़ा सा बिखरी हुई लाइट होती है, तो बेंडिंग कहलाती है लाइट। तो लाइट की बेंडिंग को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन को भी नहीं समझा पाया, तो इनको समझाने के लिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से समझाने के लिए मैक्सवेल आया। मैक्सवेल का कहना था कि लाइट पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है, और उसके ऊपर उसने अपनी पूरी कहानी दी, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी चीज की, और उसने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ना केवल इन दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को भी एक्सप्लेन कर दिया। मतलब मैक्सवेल ने अभी तक की जितनी चीजें थी सबको एक्सप्लेन कर दिया वेव थ्योरी की बेसिस पर। तो सब मानने लगे कि लाइट अब क्या होना चाहिए, एक वेव होना चाहिए। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम्स के स्पेक्ट्रा। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा होगा। और एक और है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा 11th क्लास में, ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो हर तरह के रेडिएशन को एमिट करती है। अब अगर इनको समझाना हो तो इसको ये नहीं समझा पाया, वेव थियरी इनको नहीं समझा पाई। तो फिर साइंटिस्ट चक्कर में पड़ गए। उन्होंने बोला, पहले न्यूटन ने बोला पार्टिकल है, उसने समझा दिया 2-3 चीजें, लेकिन फिर कुछ नई चीजें आई, उसको नहीं समझा पाया। तो उसके लिए मैक्सवेल बोला कि वेव है, वेव ने सारी चीजें समझा दी। अब फिर एक नई चीज, अब फिर ये एक्सपेरिमेंट्स आ गए, अब इनको कैसे समझाएं, क्योंकि पार्टिकल अगर मान लें तो फिर न्यूटन पे पहुंच जाएंगे, और वेव माने तो ये एक्सप्लेन नहीं होता। तो करे क्या? तो फिर एक नया साइंटिस्ट आया प्लांक, उसने अपनी क्वांटम थ्योरी दिया। और उस प्लांक क्वांटम थ्योरी का मतलब था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें ये एनर्जी पैकेट्स हैं। और इसके बेसिस पर फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया, आइंस्टीन ने समझाया। आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, उसको फिर इस पे नोबेल प्राइज मिली। तो अब कहाँ पहुंच गए हम लोग? हम लोग चले थे, न्यूटन पार्टिकल बोला, मैक्सवेल बोला वेव है, अब प्लांक आया, उसने फिर से बोला कि फोटॉन है, फोटॉन पार्टिकल। तो साइंटिस्ट ने अल्टीमेटली ये एक कंप्रोमाइज कर लिया, और उसने कहा लाइट ड्यूअल नेचर का। जैसे हम में ड्यूअल नेचर होता है ना, कभी कभी हमारा अच्छा इंसान सामने आ जाता है, कभी कभी हमारा बुरा इंसान भी सामने आ जाता है। दोनों तरह के होते हैं ना, हम है तो एक ही, पर कभी हमारा एक साइड सामने आता है, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो एक बुरा इंसान सामने आता है, कभी हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं तो अच्छा इंसान सामने आता है तो हम एक ही, पर हमारे दो चेहरे हैं। उसी तरह से ने कहा कि ड्यूअल नेचर है, इसमें पार्टिकल नेचर भी है और इसमें वेव नेचर भी। और कब कौन सा नेचर सामने आएगा डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। जैसे हमारा हमारा कौन सा नेचर सामने आएगा किस पर डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन पे करता है। किसी ने आपको गालियां दे दिया, किसी ने आपकी बुराई कर दिया, आपका तुरंत दूसरा चेहरा सामने आ जाएगा। किसी ने आपकी तारीफ कर दिया, हमारा दूसरा चेहरा सामने आएगा कि हमको बड़े खुश हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह से लाइट का इनका साइंटिस्ट का आज ये मानना है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लाइट का पार्टिकल नेचर शो हो जाएगा, अगर हम इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे तो लाइट का वेव नेचर शो। ओके, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या? लाइट के बारे में ब्रीफ मैंने बता दिया, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओके, अब हम चलते हैं रे ऑप्टिक्स पे प्रॉब्लम। देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग। व्हेन लाइट
encounters macroscopic objects like mirror, lens, etc. It almost behave as straight line, and its wave nature is negligible. इसको लिख लेंगे ना साथ में. The branch of optics in which straight line behavior of light is studied is called ray optics. आगे बात समझ में. होता क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट बार भी समझाया था, एक बार और समझा देता हूं. जैसे मान लीजिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट, अब यहां से, और ये छोटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत छोटा ऑब्जेक्ट. अब क्या हुआ, लाइट यहां से, एक वेव यहां से चलना चालू करी. अब जब इससे टकराएगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन में भी चलती तो भी यही होता, लेकिन यहां देखें, अभी टकराना कंपलसरी क्या हो सकता है, ये पार्टिकल इसके क्रैस्ट और ट्रफ के बीच में आ जाए तो ये पार्टिकल तो थ्रो हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे वेव से फर्क पड़ेगा. अगर हम बड़ी वेव दे तब तो और अच्छा फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वेव नेचर से फर्क नहीं पड़ेगा. वेव बड़ी भी कर दे तो वो किससे, वो तो सीधे ऐसा है कि टकराई नहीं सीधे सीधे. मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? जैसे मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपके पास यहाँ बिल्कुल स्क्रीन है, इतनी बड़ी स्क्रीन है. अब ये पेन है, अब ये पेन को मैं थोड़ा ऐसा करते हुए चलूंगा, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करते हुए चलूंगा, तब भी तो उतने बड़े स्क्रीन से टकराई जाएगी. लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर केवल एक पॉइंट हो, केवल इससे टकराना हो, तो अगर मैं ऐसा ऐसा करते चलूंगा तो इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर इतने बड़े हाथ से टकराना है तो मैं ऐसा ऐसा करते चलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टकरा ही जाएगा. और अगर इतने से यहां से टकराना है तो इससे फर्क पड़ेगा. तो अगर जब कोई लाइट जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे मिरर, लेंस, प्रिज्म, तो लाइट का जो वेव बिहेवियर है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है. लाइट को हम लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन लाइट जब छोटी चीजों से टकराती है, जिसका डायमेंशन बहुत छोटा हो, जैसे स्लिट मतलब जिसमें इतना पतले होल होते हैं कि आपको पता भी, आपको देखने से दिखेंगे नहीं. ऐसे मेटल प्लेट होती है जिसमें पतले से होल किए जाते हैं, बहुत छोटे. स्लिट हुआ, अब उससे अगर लाइट टकराएगी तो लाइट का वेव बिहेवियर शो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट. तो लाइट जब बड़े ऑब्जेक्ट से टकराती है तो लाइट का स्ट्रेट लाइन बिहेवियर शो होने लगता है और वेव नेचर लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है. लेकिन लाइट जब छोटे ऑब्जेक्ट से टकराती है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे एटम हुआ, एटम से लाइट टकराए, इलेक्ट्रॉन से लाइट टकराए, तो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जब लाइट टकराती है तो लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नेचर उसका पीछे रह जाता है. तो वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के स्ट्रेट लाइन बिहेवियर को पढ़ते हैं, मतलब लाइट जिसमें बड़े ऑब्जेक्ट से टकराएगा, उसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स. आगे बात समझ में. और जिसमें लाइट छोटे ऑब्जेक्ट से टकराता है वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे वेव ऑप्टिक्स. क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े हम लोग. यस सर. अच्छा, since in
ray optics, since in ray optics we can use geometry to solve problems. ज्योमेट्री क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन, मैथ्स वालों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा 11th क्लास में, मैथ्स के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, और बायोलॉजी वाले भी जानते ही होंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। 10th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन एरिया शो कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेट लाइन के जितने भी रूल्स हैं, जैसे कौन कौन से रूल है? टू पैरेलल लाइंस कट, इफ टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब है ना, ये सब रूल यहाँ भी वैलिड होते हैं। इसीलिए ज्योमेट्रिक टू सॉल्व प्रॉब्लम, हेंस इट इज also called geometrical optics. तो रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। यहां तक समझ में आ गया सबको? डेफिनेशन समझ में आ गई यहां तक? यस सर। चलिए, सो अच्छा, वे ऑप्टिक्स क्या है? कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज वे ऑप्टिक्स? वे ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? जिसमें वेव का नेचर डोमिनेंट होगा। ओके, वेरी गुड। वे ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा मैंने आपको बताया, थोड़ा हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट, इसलिए हम पहले एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ रहे हैं, फिर हम लाइट के बारे में जो रे ऑप्टिक्स है उसको चलेंगे। अच्छा, इसका डिटेल आपको, आप लोग ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ोगे, फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। मैं आपको जो काम की चीजें वही बताऊंगा इसमें, ठीक है? ये बताओ, आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में वेव पढ़ा है, आपने अ वेव traveling along positive x-axis with speed v is given by, बोलो ये वाली चीज देखा है कि नहीं? y is equal to a sin kx माइनस ओमेगा, इक्वेशन। बोलो ये वाली चीज पढ़ा है नहीं? वेव Yes, sir. ना, वेव में अपन ने पढ़ा था नहीं है? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए के क्या होता है। के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको अपन कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये लाइट के, ये मीडियम को बताता है, और ओमेगा को क्या कहते हैं? 2 पाई न्यू, ये कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ समझने वाला है, अगर अपन ओमेगा अपॉन के करते हैं तो देखो क्या मिलेगा? 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, यही मिलेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? न्यू लैम्डा मिलेगा। न्यू लैम्डा क्या कहलाता है? स्पीड है कि नहीं? ये तो अच्छे से पता होगा ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये पता है ना सबको, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये वाला फार्मूला कौन सा?
ओमेगा अपॉन के किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा कहां से आएगा? टाइम वाले के साथ जो रहेगा वो ओमेगा, और एक्स वाले के साथ जो रहेगा वो के। क्या इतनी बातें नोट कर लिया? इतनी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. ओके, मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लिया है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक चीज अब इसमें हम देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ये आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा था। एक्चुअली थोड़ा जेई से रिलेटेड टॉपिक है ये, तो वहां नहीं पढ़ाया था मैंने। यहां पर आप जरा इसको देखें, अपने पास y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t क्या हो जाएगा? यहाँ पे t इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है। साइन का बताओ क्या होता है? cos kx माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। और टाइम के किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। x के साथ क्या है? k बाहर आ जाएगा। बोलो ये वाला डिफरेंशिएशन समझ में आया क्या? मुझे लगता है 12th क्लास में डिफरेंशिएशन समझ में आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप जाके YouTube पे मेरे बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने समझाया हुआ है किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है सर। हाँ, सर के क्यों लगाए हैं वहां पर ए के बाद? ये डिफरेंशिएशन में आता है ना ये। एक्चुअल में अब थोड़ा क्या बताऊं आपको, आप एक काम करना, डिफरेंशिएशन का मेरे जितने भी वीडियोस हैं हाँ सर। उसको देखो जाके, सर थोड़ा सर एक बार समझा देता हूँ। फिर वहां जाके अच्छे से समझ। देखो, पहले एक बार समझा देता हूँ। जैसे अपने को डिफरेंशिएशन करना है किसका? a साइन kx माइनस ओमेगा टी का। तो अब देखो यहाँ इतना, यहाँ x है और यहाँ इतना सारी चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट kx माइनस ओमेगा टी को क्या मान लेते हैं? y। अच्छा y नहीं मानते, इसको z मान लेते हैं। तो d बाय dx ऑफ kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू dz अपॉन dx। दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो d अपॉन dx, इसको चैन रूल बोलते हैं, अभी हम पढ़ने, kx माइनस d अपॉन dx ऑफ ओमेगा टी dz अपॉन dx। आपको पता है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा टी को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट का क्या होता है? 0, तो इसका k आ जाएगा बाहर, x का 1 हो जाएगा। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dz अपॉन dx। इतनी बात समझ में आई क्या संदीप? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ देखो फिर से, इसको अपन लिख सकते हैं d अपॉन dx, और ये हो जाएगा a साइन, और इस वाले को अपन ने क्या मान लिया है? z मान लिया, याद है? ये z बोल दिया इसको अपन ने, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो चेन रूल लगाना पड़ता है। चेन रूल कहता है कि d अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो सही समझ में आएगा? ये देखो, ये dz से dz कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा। इसको अपन चेन रूल कहते हैं। ओके, अब आगे कैसे करेंगे, जरा आगे की यहाँ देख लो। आगे देखो, ऐसा करेंगे, इज इक्वल टू d अपॉन dz, किसका कर रहे हैं अपन? साइन z का। a तो बाहर निकाल लेंगे, ये a यहाँ पे है तो a तो बाहर ही निकल जाएगा, सीधे सीधे साइन z का होगा। और यहाँ क्या बचेगा? dz अपॉन dx। तो a बाहर निकला, साइन z का क्या होता है? cos z। dz अपॉन dx की वैल्यू ये निकाला है अपन ने, देखो dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकाला है? k, तो यहाँ एक्स्ट्रा k आ जाएगा, तो a k आ जाएगा। cos और z किसको माना है अपन ने? तो देखो z किसको माना है? kx माइनस ओमेगा टी को z माना है, तो इस तरह से a k आ जाता है। ये वाली चीज समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो ये बेसिक मैथ्स एंड डिफरेंशिएशन है। वहां अभी देखो इंटीग्रेशन का भी आपको यूज आएगा,
स्लोप का भी यूज आएगा। तो जो स्पेशली जो बायोलॉजी वाले हैं वो लोग बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स के सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये आपको फंडामेंटली सब आना चाहिए। तो वहां जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको सिस्टमेटिक है। तो आप लोग को अगर कभी भी डाउट आता है तो उसको जरूर जाके देखें, क्योंकि ये सब चीजें अगर अच्छे से क्लियर होंगी तभी आप फिजिक्स में अच्छा कर पाओगे, है ना, स्कूल में भी और जेई और नीट लेवल पे भी। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको बोर्ड से लेके जेई और नीट लेवल तक सारी नोट्स में कवर करूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे, इसको बोलेंगे del 2 y अपॉन del x2, यानी एक बार फिर से मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से करूंगा तो a, बताओ k स्क्वायर फिर से एक बार k फिर से बाहर निकल जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। और cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। ये वाली चीज समझ में आई क्या? माइनस साइन। ओके, दिस इज क्या, इसको इक्वेशन 1 कह दूं मैं, ठीक है। ओके, अब y का करते हैं, अब y का t के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी अपने किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में, अब इसका y के t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो फिर से dy अपॉन dt, ये कितना निकलेगा देखो a। अब यहाँ क्या बाहर निकलेगा, देखो जब x के रिस्पेक्ट में किया था तो k बाहर निकला था, अब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा, लेकिन ओमेगा काय के साथ है, ये माइनस ओमेगा, इसलिए माइनस के साथ बाहर निकलेगा। और साइन का क्या हो जाएगा, cos kx माइनस ओमेगा टी। बोलो ये वाली चीज समझ में आई क्या? एक बार फिर से कर देते हैं, d2y अपॉन dt2। अब फिर से कौन सा बाहर निकलेगा, माइनस ओमेगा बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये आ जाएगा kx माइनस ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आई क्या? Yes, sir. पक्का ना? ओके यस सर। ओके, अब जरा इक्वेशन और इक्वेशन 2 को देखो जरा ध्यान से। अब जरा फिर से एक बार लिख लेते हैं अपन। अपने पास ये है del 2 y अपॉन del x2, ये कितना है अपने पास, a के स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, या kx माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस kx, की बात है। और अपने पास दूसरा क्या है, del 2y अपॉन del t2, ये कितना है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस kx। ओके, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डिवाइडिंग 1 and 2 करो डिवाइड, del 2y अपॉन del x2। थोड़ा सा हाई लेवल का हो रहा है, हो सकता है आप जो बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा हाई लेवल का लग रहा हो, मैथ्स वालों को तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो बायोलॉजी वालों जिनको थोड़ा हाई लेवल का लग रहा है वो इस डेरिवेशन को छोड़ सकती है। ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले इतना कर सकते हैं। वैसे भी मैंने बोला हुआ है बायोलॉजी वालों को, बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स के जितने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, जिसके जितने भी वीडियोस हैं आप अच्छे से देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, स्पेशली अगर आप नीट देना चाहते हो। तो दूसरा हो जाएगा del 2y अपॉन सॉरी del t2, और ये कितना आएगा देखो, माइनस a के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस kx। वैसे एक चीज और बता दूं, जैसे कोटा वगैरह में हम लोग पढ़ाते हैं तो ये वाली जो चीजें ना 11th में ही करवा देते हैं, यहाँ पे नहीं करवा पाए क्योंकऑब्वियसली थोड़ा सा समस्या होती है यहाँ पे, तो ये वाली चीजें 11th में ही करवा देते हैं। पर अभी आप देख लो, अच्छा बोलो ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, k स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। याद करो इसको 1 अपॉन v स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, याद करो अभी अपने बोला था v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k होता है,
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो 1 अपॉन वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपॉन वी स्क्वायर लिख दिया, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अब अपने पास आ गया d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर d2y अपॉन dt2। ये जो मिला इसको जरा अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो हमको मिला ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव। ध्यान रहे अपन ने, देखो एक चीज और ध्यान रहे, अपन ने ये लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं होता। ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ वेव। और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव कहता है। इसमें टाइम के साथ जो यहाँ पे आता है ये वेलोसिटी। बोलो इतनी बातें समझ में आएगा। तो बायो वालों को आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये वाली चीज रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके डेरिवेशन को छोड़ सकते हैं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज याद रखनी है और ये वाली चीज याद रखनी है। बोलो इतनी चीज समझ में आ गई क्या? यस सर। पक्का सबको समझ में आ गई अच्छे से? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो ये वीडियो YouTube पे मैं डाल दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो मैं YouTube पे डालने वाला हूँ और वहां जाके आप इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, या जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी देख सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये डाला होगा, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, ये सब नोट हो गया क्या? क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम बचे, आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। यस सर, कर लिए नोट। हाँ तो रिज्वाइन करते हैं हम लोग, है ना, 1 मिनट से कम टाइम बचा है। लेट अस रिज्वाइन।